Welcome back, students. Today we will discuss न्यूटन रिंग्स। तो न्यूटन रिंग डिस्कस करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं हमने पहले क्या पढ़ा हुआ है। पहले हमने एक टॉपिक किया था वेज शेप फिल्म का, बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसकी कंडीशंस कुछ इस टाइप से थी। पहले बता देता हूँ आपको ब्रीफ में वेज शेप फिल्म क्या होती है और उसकी कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस क्या क्या होती हैं। इसकी डिटेल के लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो टॉपिक यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है 1, ठीक है, और ये सेकंड इंटरफेस के ऊपर इंक्लाइन हो रखा है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप की कोई थिन फिल्म होगी ना, उसको हम बोलते हैं वेज शेप्ड फिल्म। तो इस फिल्म में हमारे पास दो इंटरफेस हैं, एक तो 1 और एक 2। ये है इनके बीच का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और अब ये जो दोनों इंटरफेस हैं, इन्होंने कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है विच इज़ फिल्ड विद ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1। तो क्लास देखिए, ये जो मीडियम इनके बीच में है, इंटरवेनिंग मीडियम बिटवीन फर्स्ट इंटरफेस एंड सेकंड इंटरफेस, उसको मैंने ग्रीन कलर से दिखा दिया है, ठीक है। तो अब इन दोनों इंटरफेस के बीच में कोई और मीडियम भी हो सकता है, जैसा हम न्यूटन रिंग में स्टडी करेंगे। अब जो पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पे आपका फर्स्ट इंटरफेस और सेकंड इंटरफेस मिल रहे हैं। अब हम ये देख लेते हैं, इस लेक्चर में हमने कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस क्या क्या स्टडी की थी। ये बहुत आसान टॉपिक है, इसको डिटेल में स्टडी करने के लिए प्रीवियस लेक्चर देखना। मैं यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट में चलूँगा। तो इंटरफेरेंस पैटर्न यानी कि कहाँ पे आपका डार्क बैंड बनेगा, कहाँ पे आपका ब्राइट बैंड बनेगा, तो वो कंडीशंस स्टडी करने के लिए वो कंडीशंस क्या होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशंस हैं इसकी। अगर डार्क बैंड बना हुआ है कहीं पे, तो वहाँ पर डेफिनेटली ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वेज शेप फिल्म में, ठीक है। और ये जो कंडीशंस मैंने लिखी हुई हैं, ये रिफ्लेक्टेड सेट ऑफ लाइट के लिए लिखी हुई हैं, ठीक है। जो R1 एंड R2 आपने स्टडी किया हुआ है, R1 एंड R2, देखिए R1 R2 क्या है, एक लाइन में बता देता हूँ। ये फर्स्ट इंटरफेस है, तो अगर कोई लाइट यहाँ पे फॉल करेगी, तो इस लाइट का कुछ पार्ट फर्स्ट इंटरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ ट्रांसमिट हो गया, ठीक है। अब जो अंदर गया है लाइट का पार्ट, यहाँ पे देखिए, जो लाइट अंदर गई है ट्रांसमिट हो गई, इसके अंदर पेनिट्रेट कर गई, तो कुछ लाइट अब यहाँ से फिर से ट्रांसमिट हो जाएगी और कुछ लोअर सेकंड इंटरफेस से रिफ्लेक्ट होगी और फिर बाहर निकलेगी। तो लाइट है ना, इस ऊपर वाले रीजन में दो तरीके से आई। एक तो पहले इंटरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई है, इसको बोलते हैं हम R1, और एक जो बॉटम इंटरफेस से सेकंड इंटरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई है, इसको बोलते हैं हम R2। तो ये वाला जो रीजन है, इसमें R1 एंड R2 इंटरफेयर करती हैं, तो उनकी इंटरफेरेंस पैटर्न की जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पे नोट की हुई है। तो डार्क बैंड, अब देखिए व्हाट इज म्यू हेयर, म्यू इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल। मान लो ये ग्लास का बना हुआ है, तो जो आपका म्यू जी होगा, ठीक है ना, दैट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए वेज शेप फिल्म। R is the angle of refraction. Alpha is the angle at which the interface are inclined with each other. Lambda है ये वाली लाइट, इसकी वेवलेंथ है n is the order of interference pattern, ठीक है। अब देखिए, ये λ/2 कहाँ से आया है, ये वाला
ये λ/2 है स्टोक्स रूल की देन। तो स्टोक्स रूल मैंने डिटेल में बताया है पिछले लेक्चर में। स्टोक्स रूल वहाँ पे आप इसको स्टडी कर लें। डार्क बैंड की कंडीशंस हैं वो यहाँ पे बता रखी हैं। तो डार्क बैंड की कंडीशन ये होगी, ठीक है। ब्राइट बैंड हमारा वहाँ पे बनता है जहाँ पर पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो और जहाँ पे ओड मल्टीपल ऑफ λ/2 होगा वहाँ पे बनेगा डार्क बैंड। अब ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं इन सब को हम अप्लाई करेंगे एक नए टॉपिक में, और नया टॉपिक है अपना न्यूटन्स रिंग। तो न्यूटन रिंग वाला जो टॉपिक है क्लास, उसमें हम ये बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, ठीक है, जिससे न्यूटन रिंग प्रोड्यूस होती हैं। और दूसरा हम देखेंगे उसकी इंटरफेरेंस कंडीशंस हैं वो कैसी हैं। और जैसा नाम से पता लग रहा है जो शेप होगी वो सर्कुलर होगी, रिंग्स बनेंगी। मेन कंडीशन इसके अंदर क्या होती हैं वो सारी चीज़ें। तो न्यूटन रिंग्स को ऑब्टेन करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है उसमें हमारे पास एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। अब देखिए हमने डिस्कस किया अब तक कि वेज शेप फिल्म क्या होती है और इसकी कंडीशन क्या है। तो अब हमें ये देखना है न्यूटन रिंग में भी हमारी वेज शेप तो बनेगी, और वो कैसे बनेगी और उसकी कंडीशंस क्या होंगी, ठीक है। क्या एग्जैक्टली हम ब्राइट बैंड और डार्क बैंड वाली कंडीशन जो आप पहले ऑब्टेन कर चुके हैं वेज शेप फिल्म के लिए वैसी ही यूज़ कर लें एज इट इज़, या उनमें कोई मॉडिफिकेशन करना है। और अगर मॉडिफिकेशन करना है तो उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए वो क्यों हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देखिए हमारे पास एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस होता है। इसमें मैं बनाता हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये जो मैंने ग्रीन कलर से डिनोट किया है ये हमारा प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर देखो प्लेनो कन्वेक्स, क्योंकि इसका टॉप सरफेस है वो प्लेन है और नीचे वाला कन्वेक्स है, तो ये बन गया प्लेनो कन्वेक्स लेंस। इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो लार्ज होती है। लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर का प्लेनो कन्वेक्स आपको चूज करना है, ठीक है। प्लेन ग्लास शीट, ठीक है, ये जो ब्लू कलर की दिखा रखी है ये प्लेन ग्लास शीट है। तो अब देखो इससे पहले हमने डिस्कस किया वेज शेप। तो वेज शेप में दो सरफेसेज हैं इंक्लाइंड होंगे जो, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है न्यूटन रिंग किन वेज शेप से बनेगी, किसकी होगी वेज शेप, कैसी बनेगी। अब यहाँ पर देखो ये जो प्लेनो कन्वेक्स है इसका कन्वेक्स सरफेस इस प्लेन शीट को इस पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है, ओ पॉइंट। तो ओ पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखिए वेज शेप फिल्म में आ जाओ, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओ, ठीक है। अब एक सरफेस फ्लैट है नीचे, कौन से वाला है वो ये वाला सरफेस है, दिस सरफेस टॉप फेस ऑफ द प्लेन ग्लास शीट, ठीक है। और एक ये वाला है, ये वाला, ठीक है। तो इन इंक्लाइंड सरफेसेस के बीच में, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो एंगल बना है ये एंगल है अल्फ़ा, क्लियर। और बीच में देखिए ये ग्लास का है, ये हमारे पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस है जो, ये हमारे पास ग्लास का बना हुआ है। जो प्लेन शीट है आपकी वो भी ग्लास की बनी हुई है, बट ये जो इंक्लाइंड सरफेसेज हैं इनके बीच में ग्लास नहीं है। यहाँ पर कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम। अब ये डिफरेंस है आपको प्लेनो जो आपका वेज शेप है उसमें और न्यूटन रिंग वाले सेटअप में आपको कंपेयर करना है। यहाँ पर ग्लास स्लैब है अपने पास, ग्लास का मटेरियल है ये ग्रीन कलर का,
और ये वाला जो यहाँ पे फिल हो रहा है ये आपका एयर है, एयर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी एयर है, ये एयर है। ठीक है, और अब ये देखिए आप, आपकी जो वेज शेप है वो किस टाइप की होगी। आपकी वेज शेप जो है वो भी सर्कुलर है, क्योंकि आपका जो लेंस है वो कैसा है, सर्कुलर है। तो एयर वेज है अपनी यहाँ पे, एयर वेज। और इसका शेप कैसा है, सर्कुलर। तो हमारे जो बैंड बनेंगे ना, वो बैंड भी किस शेप के होंगे, वो भी हमारे सर्कुलर होंगे। ठीक है, अल्टरनेट होंगे। नंबर एक सर्कुलर, दूसरा अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो एक बैंड आपका ब्राइट है तो उसके बाद होगा आपका डार्क, डार्क के बाद फिर से ब्राइट होगा। ठीक है, ये बात। तीसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जो सर्कल्स है ना ये कॉन्सेंट्रिक होंगे, यानी कि इनका जो सेंटर होगा ना, सर्कल का सेंटर होता है, तो वो जो सेंटर होगा ना वो सबका सेम होगा। तो तीन बातें याद रखनी है शेप के रिगार्डिंग और उनकी पोजीशन के रिगार्डिंग। और जो सेंटर होगा ना वो होगा आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि ओ पॉइंट, जो यहाँ पे दिखाया गया है। अब कंडीशन क्या है यहाँ पे, मेन कंडीशन स्टडी करते हैं। तो पहली कंडीशन है हमारा जो प्लेनो कन्वेक्स है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर जो है ये क्या है, लार्ज। ये लार्ज करने का मतलब क्या हुआ, ये लार्ज लेने का मतलब है आपका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है अल्फा, दिस विल बी स्मॉल। समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे। अब अगर मान लो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर लार्ज है, ये देखिए, तो ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल आपका स्मॉल होगा, अल्फा। अब अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं और ज़्यादा बड़ा कर लेता हूँ, सपोज ये और ज़्यादा बड़ा कर लिया मैंने, देखो, तो ये एंगल और घट गया, और ज़्यादा बड़ा करोगे ये एंगल और घट गया। तो इस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो एक कंडीशन क्या है कि ये जो प्लेनो कन्वेक्स है, जिस भी सफेरिकल ग्लास का ये पार्ट है उसका रेडियस जो है वो बहुत लार्ज है। कहने का मतलब ये एंगल आपका स्मॉल है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन जो आपका आर है यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो भी आपका स्मॉल है। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कंडीशन ऑफ ब्राइट बैंड पे और डार्क बैंड पे। कंडीशन ऑफ ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड में कोस आर प्लस अल्फा आ रहा है। अगर मेरा आर प्लस अल्फा ये अप्रोक्सीमेटली जीरो के इक्वल है तो कोस जीरो को मैं यूनिटी ले सकता हूँ, एक बात। अब देखो दूसरा, हमारी जो एयर वेज बनी है यहाँ पे वो एयर है, एयर की है, ग्लास की नहीं है। तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, दैट विल बी इक्वल टू यूनिटी, एक बात है। तो इंटरफेरेंस कंडीशंस हैं वो हमारी क्या क्या बन जाएंगी, देखिए ऊपर से देखेंगे और नीचे लिखेंगे। तो जो पहली कंडीशन बनेगी इंटरफेरेंस की वो क्या बनेगी, लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो पहली कंडीशन है ब्राइट बैंड, ब्राइट बैंड की, तो लिखते हैं टू म्यू। तो म्यू, म्यू की जगह हमारा क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो वेज है वो एयर की बनी हुई है। तो यहाँ पे वन लिख लिया, टी एज इट इज़ लिख लिया, कोस। ठीक है, अब एंगल अपना अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, जीरो के।
तो कोस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस λ/2, ये फैक्टर एज इट इज़, प्लस λ/2, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है n लैम्डा, इसको रख दो एज इट इज़ n लैम्डा। क्लियर, ये हमारे पास कंडीशन आ गई। इसको सोल्व कर लो तो ब्राइट बैंड की कंडीशन क्या बन गई, 2t इक्वल टू 2n माइनस 1 λ/2, ये कंडीशन बन गई। ठीक है, तो ये कंडीशन किसकी है, ये है हमारी ब्राइट बैंड की। ये कंडीशन। दूसरा, अब हम चलते हैं डार्क बैंड की कंडीशन के ऊपर। तो देखिए डार्क बैंड की ये कंडीशन है। अब ही इसमें हमें जो न्यूटन रिंग का सेटअप है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं। तो चेंज क्या है, अल्फ़ा को और आर को स्मॉल कंसीडर करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1 पुट कर देना है, कंडीशन आ जाएगी फटाक से। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं 2 म्यू की जगह क्या ले लिया, 1 t एज इट इज़ कोस r प्लस अल्फ़ा, कोस 0 की वैल्यू 1 है, प्लस λ/2 प्लस λ/2, दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, 2n प्लस 1 λ/2, 2n प्लस 1 λ/2। उठा लो इसको, यहाँ पे लिख दो 2n प्लस 1 λ/2। इसको सोल्व कर लो तो कंडीशन आ जाएगी डार्क बैंड की, और इसमें आएगा आपके पास 2t, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, तो अगर मैं इस 2 को अरेंज करूं इधर तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए इस 2 को उठाओ और यहाँ पे रख दो, तो ये मैंने उठा लिया यहाँ से और इसको रख दिया यहाँ पर, तो ये मेरी कंडीशनैलिटी बन गई। ठीक है, और ये कंडीशन किसकी बनी, ये बनी आपकी डार्क बैंड की कंडीशन। डन। अब एक काम करते हैं, सेम चेंज यहाँ पे कर लेते हैं, ये जो 2 है इसको उठा लो यहाँ से और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दो, तो 2 × 2 ये क्या बन जाएगा, 4। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया अपना 4, ये हमारी कंडीशन हो गई ब्राइट बैंड की। अब देखिए, अब हमारा काम क्या रह गया, हमें कैलकुलेट करना है टी। तो देखिए अब तक क्या कर लिया, न्यूटन रिंग समझा हमने कैसे बनेगी, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, उसमें मेन 2 चीज़ें हैं, प्लेनो कन्वेक्स लेंस जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर लार्ज है, और एक प्लेन ग्लास शीट। अब देखिए हमें कैलकुलेशन करनी है टी की, तो हमारे पास क्या था, देखिए एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है ऐसे करके, तो देखिए क्लास, अब आप क्या करेंगे, ये अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ओ, ठीक है, और ये हमारा प्लेनो कन्वेक्स हो गया, तो ये हो गया इसका टॉप सरफेस। मान लेता हूँ मैं यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस है अपनी टी, और इस सेंटर से ये पॉइंट मान लिया मैंने, ये है अपना सी पॉइंट, ये है अपना डी पॉइंट, ओ डी, दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस ऑफ nth बैंड। ठीक है, तो इनकी शेप कैसी होगी, मान लो येलो लाइट में यूज़ कर रहा हूँ, सोडियम लैंप में यूज़ कर रहा हूँ, तो उसकी लाइट है वो येलो होती है, तो जो बैंड्स बनेंगे वो कुछ इस टाइप के बनेंगे। देखिए जो सेंटर होगा आपका, सेंटर पे आपका डार्क बैंड बनेगा, क्यों बनेगा इसको हम डिस्कस करेंगे
आगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको डार्क बैंड दिखाई देगा ओ पॉइंट के ऊपर, उसके साइड में फिर आपको वो कलर दिखाई देगा जिसकी आप लाइट यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो येलो कलर की लाइट यूज़ की है अगर मैंने, तो इसके साइड में मुझे दिखाई देगा येलो कलर। फिर आपको मैंने बताया इनकी पोजीशन अल्टरनेट होगी, एक के बाद एक ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड आएगा। सेंटर इनका ओ पॉइंट होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपको बनानी है। तो अब नंबर आ गया डार्क बैंड का, तो ये बना दिया मैंने डार्क बैंड, समझ जाना। फिर नंबर आएगा आपका येलो का, यानी कि ब्राइट फ्रिंज ब्राइट बैंड का नंबर आ गया। उसके बाद बनेगा डार्क बैंड। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो इस टाइप का बनेगा आपका इंटरफेरेंस पैटर्न। अब देखो, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डार्क बैंड है, फिर आपका ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ब्राइट बैंड, ये सेकंड ब्राइट बैंड है। तो ऐसे ही ये जो बैंड्स बनी हैं, इनमें से डी पॉइंट के ऊपर जो भी बैंड फॉल कर रहा है उसकी रेडियस मान लो आर एन है। ठीक है, तो अब हमें टी को आर एन से कनेक्ट करना है ज्योमेट्रिकली। कैसे करोगे? अब ये देखिए, ये जो प्लेनो कन्वेक्स आपने बनाया है, इसका जो लोअर सरफेस है वो आपका सफेरिकल है। अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं ऐसे करके, तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास बनेगा एक सफ़ियर, ऐसे गोल गोल घुमा करके। समझ पा रहे हो? मान लेते हैं उस सफ़ियर का जो रेडियस है वो आर है। तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये जो डिस्टेंस है ना, ये मान लिया वो पॉइंट। ये आपकी डिस्टेंस होगी आर। ठीक है, तो ओ डैश सी, ये डिस्टेंस है जो, ये डिस्टेंस ये भी आपकी कितनी होगी? आर होगी। ठीक है, तो ओ डैश ओ, ये भी आपकी आर होगी। और ये थिकनेस कितनी है आपकी? ये हमने टी ले ली। ये पॉइंट मान लिया मैंने मेरा ई पॉइंट है, तो ई ओ डैश, ये डिस्टेंस कितनी होगी मेरी? ये होगी आर माइनस टी के इक्वल होगी। तो अब यहाँ पे हम ज्योमेट्री यूज करेंगे। ज्योमेट्री क्या कहती है कि जो आपका डायमीटर है ना, जैसे कि मैं इसको यूँ समझाऊंगा, सपोज ये मेरा सर्कल है और ये मैंने डायमीटर ड्रा कर दिया जो सेंटर से पास हो रहा है, और इसके परपेंडिकुलर मैंने कोई भी कोड ड्रा कर दी, ये ड्रा कर दी। ठीक है, तो ड्यू टू सिमेट्री यू नो दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस वन। ठीक है, बट ये वाली साइड और ये वाला जो पार्ट है ये इक्वल नहीं है। और मान लो ये मेरा पॉइंट है ई, और यहाँ पे ले लिया मैंने ये एम, ये एन, ये मेरा ओ और ये मेरा पी। तो समझने के लिए, जो डायमीटर के दो पार्ट हुए हैं उनका प्रोडक्ट कोड के दो पार्ट के इक्वल होगा। तो मैं इसको यूँ लिखूँगा, एम ई इंटू ई ओ, दिस इज इक्वल टू पी ई इंटू ई एन। क्लियर? अब सेम सिचुएशन यहाँ पे राइज हो रही है। देखिए, अब ये जो रेड लाइन है ये हमारी कोड है, और इसने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। किस चीज़ को? ये जो डायमीटर बनेगा। तो इस डायमीटर की टोटल लेंथ कितनी होगी? आर प्लस आर, 2r। तो डायमीटर तो यही होता है। तो डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस।
और ये डिस्टेंस कितनी है, ये आपकी टी होगी। तो यानी कि ई पॉइंट से ऊपर वाला पार्ट कितना बचा, ये बचा अपना 2r/t। क्लियर। तो अब देखिए, तो अगर मैं इसको t मान लूँ और इसको मान लिया मैंने rn, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ r माइनस टी। तो यही सिचुएशन अगर यहाँ पे लगाएंगे हम, तो हमारे पास कंडीशन क्या बनती है, एम ई हमारी कितनी होगी, 2r माइनस टी। ई ओ ये है हमारी टी, दिस इज इक्वल टू पी ई इंटू ई एन, और दोनों की वैल्यू क्या होगी, आर एन। तो मैं इसको लिख लूँ आर एन का स्क्वायर। सोल्व कर लें इसको अब। तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2r/t माइनस टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर एन स्क्वायर। ठीक है, इसको नेगलेक्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि थिन फिल्म है अपनी ये, और टी स्क्वायर को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसको अप्रोक्सीमेटली 0 मान लिया। तो यहाँ से आर एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, लिखता हूँ यहाँ पे। देखिए, इसको उठा लिया, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी आर एन स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर टी। अब आपको करना क्या है, ट्वाइस ऑफ आर टी। तो यहाँ से मैंने टी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये चुरा लिया, बना लिया। और इस टी को आपको सब्स्टिट्यूट करना है इंटरफेरेंस की कंडीशंस में। तो मैं दोनों कंडीशंस उठा के यहाँ पे रख लेता हूँ, इस पॉइंट के पास, इसके अंडर रख लेते हैं और फिर उनको स्टडी करेंगे। तो देखिए, अब ये कंडीशंस थी हमारे पास ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड की। तो ये पहली कंडीशन उठा लेते हैं, कॉपी। तो ये है हमारी ब्राइट बैंड की कंडीशन। ठीक है, कह रहा है कि टी इक्वल टू दिस वन। तो टी की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, टी की वैल्यू ये है। तो मैं लिख सकता हूँ आर एन स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू 2n-1 λ/4 इंटू 2r। यहाँ पे आ गया 2r। तो 2 और 4 को कैंसिल कर लो और इसको लिख लो यहाँ पे लैम्डा इंटू आर डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका रूट ले लो। तो रूट लोगे तो अपने पास क्या आ गया, आर एन रेडियस ऑफ nth बैंड दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 2n-1 इंटू लेमडा आर बाई 2। क्लियर। तो ये हमने रेडियस फाइंड आउट कर ली है अब इसकी। हो गया। अब अगर डायमीटर फाइंड आउट करना है तो इसका डबल कर दो। अब यहाँ से आपको आइडिया क्या लग रहा है कि जो आपकी रेडियस है ना, रेडियस ऑफ nth ब्राइट बैंड और डार्क बैंड, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ 2n-1। क्लियर। एक और बात, अगर वेवलेंथ बढ़ेगी आपकी, आपने कलर चेंज कर दिया, दूसरी लाइट यूज़ कर रहे हैं जिसकी वेवलेंथ हाइयर है, ठीक है, तो आपका जो रेडियस होगा, nth रिंग का रेडियस, वो भी बढ़ जाएगा। बिकॉज आर एन दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट लेमडा। समझ पा रहे हो। अगर आप जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस आप यूज़ कर रहे हैं उसकी रेडियस है उसको भी बढ़ाओगे तो भी ये बढ़ेगा, बिकॉज आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आर। तो यहाँ से आप ये रिजल्ट ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं,
अब सेम कंडीशंस हम स्टडी कर सकते हैं डार्क बैंड के लिए, ठीक है। तो इसको उठा लेता हूँ एक बार यहाँ से, और देखिए अब हम कंडीशन स्टडी करेंगे डार्क बैंड की। तो ये डार्क बैंड की कंडीशन है, इसको उठा लिया यहाँ से, यहाँ पेस्ट करते हैं। तो देखिए अब अगर मैं यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दूँ, और टी की वैल्यू क्या है, ये रही टी की वैल्यू, तो पुट करो यहाँ पे, ये आ जाएगा आर ऑफ nth बैंड दैट इज एन लेमडा कैपिटल आर, ओके, अंडर द रूट। तो देखो ये कितना आसान रिजल्ट बन गया, ठीक है। अगर आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है तो इसका डबल कर दो, और यहाँ से आपको क्या आइडिया लग रहा है, जो आर एन है, आर एन ऑफ द डार्क बैंड, आर एन ऑफ द डार्क बैंड। देखिए क्लास, ये हमने ब्राइट बैंड के लिए किया हुआ है, तो डार्क बैंड का जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट लेमडा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आर। तो ये दोनों सेम है, और यहाँ पे ये चीज़ चेंज होगी बस, एन की प्रोपोर्शनलिटी। अब आ जाओ अगला, हमें रेडियस ऑफ nth बैंड फाइंड आउट करना है, ये हमने कर लिया देखो, एंड प्रोपोर्शनलिटी ये भी हम चेक कर चुके। अब हमें फाइंड आउट करना है रेडियस एरिया। तो अब हमने देखा यहाँ पे कि एक के बाद एक दूसरा बैंड है, और उसकी जो रेडियस है वो कैसे फाइंड आउट करनी है, अब ये देखते हैं। अब मान लिया मेरे पास जो बैंड्स हैं, बैंड्स मेरे पास सर्कुलर हैं, तो ये कोई एक बैंड है, ठीक है, और ये हो गया, ये एक बैंड बन गया। इसके बाद फिर डार्क बैंड बना हुआ है, ये डार्क बैंड बन गया, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा बैंड आएगा ग्रीन कलर का, ये अदर बैंड आ गया। तो अब हमें सोचना क्या है, अगर मुझे मान लो ये जो ब्लैक कलर का यानी कि डार्क बैंड है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो हम एरिया फाइंड आउट करेंगे ग्रीन वाले का, बड़े वाले का, और उसमें से छोटे का घटा देंगे। दोनों के बीच का अगर जो एरिया है वो किसका है, वो डार्क वाले का है। तो इस तरीके से आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्योंकि सर्कुलर हैं, ठीक है, और ये मेरा ब्राइट बैंड है, ठीक है। तो डार्क बैंड का एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर ये मेरा n+1 है, और ये वाला जो है ये मेरा nth है, तो अंदर वाले की रेडियस क्या होगी, अंदर वाले की जो रेडियस होगी वो होगी Rn, इसकी रेडियस क्या होगी Rn+1। तो अगर Rn+1 वाले का एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा पाई Rn+1²। इस वाले का क्या आ जाएगा, अंदर वाले का पाई Rn²। तो इनके वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और एरिया फाइंड आउट कर लें। इसी तरीके से आप ब्राइट बैंड का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये वाली रेडियस यूज़ करनी होगी, ठीक है ना, बट यू विल सी द रिजल्ट विल बी सेम, और जो एरिया आएगा आपका दैट विल। तो क्लास, अगर एरिया ऑफ डार्क बैंड फाइंड आउट करना है तो ये किन किन के बीच में है, ये 2 ब्राइट बैंड्स के बीच में है, ठीक है। तो आप ब्राइट बैंड n+1 ब्राइट बैंड का एरिया निकालो, और nth ब्राइट बैंड का एरिया निकालो,
और इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारा आ जाएगा पाई लैम्डा आर के इक्वल, ठीक है। एंड यू कैन सी ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है, हमारी कांस्टेंट हैं। क्लियर। ऐसे ही आप ब्राइट बैंड का अगर एरिया फाइंड आउट करेंगे तो जो ब्राइट बैंड है वो दो डार्क बैंड के बीच में है, ठीक है। और रेडियस मैंने ऊपर दे रखी है, ये रही रेडियस। इसका यूज़ करो और आप कैलकुलेट करें एंड यू विल फाइंड दैट दिस इज अगेन पाई लैम्डा आर, ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी। और ये एरिया उतना ही है जितना आपका ब्राइट बैंड का एरिया आया था या डार्क बैंड का एरिया आया है। तो ये दोनों एरिया इक्वल हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। क्लियर। तो अब एरिया आपका सेम रहना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट आ रहा है। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को यहाँ पे, इंडिपेंडेंट ऑफ एन, यानी कि ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस के ऊपर ये चीज़ डिपेंड नहीं करती। तो जो फर्स्ट ब्राइट बैंड है, थर्ड ब्राइट बैंड है, फिफ्थ ब्राइट बैंड है या कोई भी डार्क बैंड है, उन सब का एरिया इतना ही होगा, दैट इज पाई लैम्डा आर। क्लियर। अब देखिए, अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी एरिया हमारा उतना ही रहना है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हायर ऑर्डर बैंड्स होंगे वो नैरो होते चले जाएंगे, क्योंकि एरिया उनको उतना ही ऑक्यूपाई करना है और साइज उनका बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ये जो ग्रीन कलर का n प्लस फर्स्ट ब्राइट बैंड है और nth ब्राइट बैंड है, इनका कंपैरिजन करूं तो ये जो ऊपर वाला होगा ना ये थिन होगा, बट दोनों ग्रीन का जो एरिया है वो क्या होगा, सेम होगा। और इसका एरिया ब्लैक वाले का एरिया जो होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के ऊपर, एंड दिस इज एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन रिंग सेटअप। जिस सेटअप से आपने न्यूटन रिंग्स ऑब्टेन की हैं उसका आप कहाँ कहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है, यहाँ पर हमारे पास प्लेनो कन्वेक्स और प्लेन ग्लास सीट, इनके बीच में हमारे पास यहाँ पे है एयर मीडियम। क्लियर। अगर कोई और मीडियम होता, सपोज इस सेट को, प्लेनो कन्वेक्स को और इस प्लेन सीट को मैं ऑयल मीडियम में रख दूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा, या मैं वाटर मीडियम में रख देता हूँ तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका नॉन यूनिटी होगा, ठीक है, वो 1 से बड़ा होगा। यहाँ पर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू ऑफ द एयर दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। और अगर कोई अदर मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 आएगा। तो आपकी जो कंडीशनैलिटी है वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो जो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जो डार्क बैंड की कंडीशंस हैं उनको उठा लेता हूँ, ठीक है। ये कंडीशन उठा ली मैंने और इनका यूज करके मुझे म्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हमारी डार्क बैंड की कंडीशन है। साइज आ गया हमारा, हमने रेडियस फाइंड आउट कर ली, ठीक है। यहाँ से मैं डायमीटर भी फाइंड आउट कर सकता हूँ और आप इस रिज़ल्ट को रेडियस के टर्म में भी इवेलुएट कर सकते हैं। तो अगर मैं डायमीटर फाइंड आउट करूँ nth डार्क बैंड का, दिस विल बी इक्वल टू, इसका डबल कर दो, डबल ऑफ आर एन लेमडा आर। तो ये अगर मैं 2 को रूट के अंदर लेके जाऊँ 4n लेमडा आर, इसके इक्वल आ जाएगा ये। क्लियर। और अगर मैं nth डार्क बैंड फाइंड आउट करूँ कब, जब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया हो, ठीक है। तो ये तो एयर के साथ है, ये हमारा जो रिजल्ट आया है दिस इज विद एयर मीडियम। तो मैं लिख देता हूँ दिस इज DN और मीडियम कौन सा आपका, एयर मीडियम। तो इसकी जनरल इक्वेशन देखते हैं पहले कैसी थी।
तो जनरल इक्वेशन है हमारे पास ब्राइट बैंड की ये है और डार्क बैंड की ये कंडीशन है। इसको उठा लेते हैं। तो ये डार्क बैंड की जनरल कंडीशन है, जनरल नहीं है ये, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले रखा हमने, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये है जनरल कंडीशन डार्क बैंड की। तो इसको कॉपी कर लिया मैंने और इसको वहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं जहाँ पे हम हैं। यहाँ पे कर लिया पेस्ट। तो ये है हमारी जनरल कंडीशन, ठीक है। तो अब भी हमारा सिर्फ मीडियम चेंज हुआ है, ठीक है। मैं वो लिक्विड डाल देता हूँ, उस लिक्विड में पूरे सेटअप को रख लेता हूँ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे फाइंड आउट करना है। मान लेता हूँ मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एल, ठीक है। तो पहले एयर में आप डायमीटर मेजर करेंगे, फिर आप ये लिक्विड है उसमें सेटअप को सब मर्ज करके आप डायमीटर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब मेरे पास हो गया कंडीशन क्या बन जाएगी डार्क बैंड की, इट विल बी 2 म्यू उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू टी, और टी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, टी की वैल्यू आई थी आर एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2r, ठीक है। ये टी की वैल्यू पुट कर दी, कोस आर प्लस अल्फ़ा ये हमारा यूनिटी के इक्वल आएगा, प्लस लेमडा बाई 2 दिस इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। इसको सोल्व कर लो, सोल्व करने के बाद अपने पास आएगा 2 म्यू एल आर एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2r दिस इज इक्वल टू लेमडा बाई टू कैंसिल, यू आर लेफ्ट विद एन लेमडा। इसको सोल्व कर ले तो 2 से 2 देखो कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। और हमारे पास आ गया आर एन दिस इज इक्वल टू एन लेमडा इंटू आर डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल, क्लियर। और ये स्क्वायर है आपका, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा रूट। तो आप क्या देख पा रहे हैं, आपकी जो रेडियस है ना वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि आपकी जो वेज बनेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा उस फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर मैं डायमीटर फाइंड आउट करूं इस केस में, तो डायमीटर मेरा क्या आएगा, डायमीटर विल बी ट्वाइस ऑफ दिस, तो डायमीटर ऑफ nth रिंग और किस में लिक्विड के साथ दैट विल बी इक्वल टू, करो इसका डबल, तो ये आ गया 4 लेमडा आर डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, अब आपको फाइंड आउट करना है म्यू एल, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, मेरे पास आ गया डी ऑफ द nth ऑफ द एयर, इसका स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4n लेमडा आर। मान लेता हूँ मैं ये मेरी ए इक्वेशन है, और यहाँ से बी निकाल लो, इसका भी स्क्वायर करो, स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी nth ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड, इसका स्क्वायर दिस इज 4 लेमडा, एक सेकंड यहाँ पे n छूट गया, तो n और डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। तो ये हमारी बी इक्वेशन आ गई। इन दोनों को कंपेयर करो, डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड दिस इज इक्वल टू, ये आ गया डी एन इन द एयर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई डी एन इन द मीडियम और इसका स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रख लें आप। और देखिए अब एक और एप्लीकेशन है इसकी, एस्टिमेशन ऑफ अननोन वेवलेंथ। तो इसके लिए क्या करेंगे,
मैं सेकंड एप्लीकेशन जो आपको करनी है उसको उठा लेते हैं। तो ये सेकंड एप्लीकेशन है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो अब देखिए, आपने डी का रिलेशन फाइंड आउट किया, डी ऑफ द डार्क दैट इज इक्वल टू, ये देखो, अब हम इसको उठा लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें आपको मीडियम चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारा अब मीडियम कंसर्न नहीं रहा। कॉपी करना पड़ेगा फिर इसको कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये अपना रिज़ल्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार तो मैं जो मेरा nth ऑर्डर फ्रिंज है उसका डायमीटर फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, अब लैम्डा आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं फाइंड आउट करूँ डी एन स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू 4n लैम्डा और इसके ऊपर एक बार मैं फाइंड आउट करूँगा m प्लस nth ऑर्डर का। ठीक है, तो अब आपको रिप्लेस कर देना है n को m प्लस n से। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एक बार तो मैंने ये वाला डायमीटर मेज़र किया जो nth ऑर्डर पे है, इसके बाहर एक बड़े वाला होगा। ठीक है, तो इसका डायमीटर भी मैंने मेज़र किया, ये m प्लस nth ऑर्डर का है। ठीक है, तो इन दोनों को आपने मेज़र किया। तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ, मेरे पास आया डी एन स्क्वेयर दिस इज 4n लेमडा और अगर m प्लस n का निकालूंगा तो डी एम प्लस n स्क्वेयर दिस इज 4n प्लस m लेमडा आर, ये फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, ये इक्वेशन नंबर सी, ये इक्वेशन नंबर डी, ये बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो बी डी में से सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने सी और मेरे पास क्या आया, मेरे पास आ जाएगा 4 लेमडा और n प्लस m माइनस n दिस इज इक्वल टू डी एम प्लस n स्क्वेयर माइनस डी एन स्क्वेयर। क्योंकि लेमडा आपको बचाना था, लेमडा हमें चाहिए, लेमडा दिस विल बी इक्वल टू डी एम प्लस n स्क्वेयर माइनस डी एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे देखिए n कैंसिल हो गया और m हमारे पास रह गया, तो 4m और ओके एंड m इज व्हाट, ये हमारे पास जो ऑर्डर्स हैं उनका डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेमडा भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो आई होप you understand the topic of Newton ring completely and its base start from wedge shape। तो हमने इसके इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो हमने देखे। ठीक है, एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। तो ये ध्यान में रखें, आपको करना क्या है। तो सबसे पहले हमने स्टडी किया कि जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो हमारा प्लेनो कन्वेक्स लेंस है और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो लार्ज है। इसका फ़ायदा क्या है, अगर आर लार्ज होगा तो आपका अल्फ़ा है वो स्मॉल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, इससे अगर यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस होगा लाइट का, ठीक है, एंड दीज आर ऑलमोस्ट पैरेलल, इंटरफेसेस आर ऑलमोस्ट पैरेलल, तो आपका जो आर है वो भी क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। ठीक है, एंड यू कैन मेक यूज ऑफ दिस कंडीशन, देन आपका जो कोस जीरो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई एयर मीडियम में ये सारा सेटअप रखा है तो आपकी जो वेज शेप होगी, ठीक है, वो होगी एयर वेज। ठीक है,
और देखो फिर ये सारी चीज़ें यूज़ करके, ये फैक्ट्स यूज़ करके, ये इतने सारे फैक्ट्स यूज़ करके और एयर वेज बनी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 यूज़ करके आप जो ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड की कंडीशंस हैं उनको चेंज कर लें और ये रिजल्ट्स आ जाती हैं। ठीक है, तो कंडीशन स्टडी करने के बाद हमने स्टडी किया शेप। ठीक है, तो ये हमारी शेप है, सर्कुलर होगी, ये डार्क बैंड एंड ब्राइट बैंड अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर होंगे, कॉन्सेंट्रिक होंगे और उनका जो सेंटर होगा दैट विल बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये वाला जहाँ पे प्लेनो कन्वेक्स लेंस का बॉटम पॉइंट प्लेन शीट को टच कर रहा है, वो सभी फ्रिंजेस का सेंटर होगा। फिर ये मैंने आपको फ्रिंजेस बना करके दिखाई। ठीक है, और फिर आपने मैथमेटिक्स किया। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, टी फाइंड आउट करना है। टी की वैल्यू को आप याद रखें, टी दिस इज इक्वल टू आर एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2r। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार यूज होगा। यहाँ पर देखिए टी की वैल्यू इंसर्ट करने के बाद आपकी रेडियस आती है। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल रिलेशन इसको भी याद रखें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई भी कोड डायमीटर को जिस प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, उन दोनों प्रोपोर्शन का प्रोडक्ट कोड के हाफ का स्क्वायर के इक्वल होता है। ये देखिए पी एन एक कोड है और इसका ये हाफ पार्ट है, पी ई एंड ई एन दीज आर हाफ पार्ट। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर दिया, इसलिए आर एन स्क्वायर आ रहा है। आपने रेडियस फाइंड आउट की, चेक किया आपने इसकी डिपेंडेंसी किस किस के ऊपर है, आपने एरिया फाइंड आउट किया एंड यू फाउंड दैट द एरिया इज सेम, इट इज़ कांस्टेंट, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एन। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। ठीक है, आपका डार्क बैंड हो चाहे ब्राइट बैंड हो, दोनों का एरिया क्या होता है, सेम। ठीक है, ये है पाई लैम्डा आर के इक्वल आया। फिर हमने किया एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पार्ट में हमने देखा कोई अननोन लिक्विड है तो आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए, एक बार तो आप एयर मीडियम में एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है, और दूसरी बार आप जो अननोन लिक्विड है उस लिक्विड में आप एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है, और आपको सेम ऑर्डर का जो डायमीटर है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे n कैंसिल हो जाएगा इसमें। दूसरा जो इसका है केस, उसमें आपको एस्टिमेट करना है अननोन वेवलेंथ, तो ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हमारा मीडियम सेम रहेगा। देखिए इसमें मीडियम सेम रहेगा, ऑर्डर आपका डिफरेंट होगा। तो एक बार nth ऑर्डर का डायमीटर फाइंड आउट करेंगे, एक बार m प्लस n का। इस वाले केस में जब आपको अननोन लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो इसमें हमारा क्या सेम रहेगा, इसमें हमारा n सेम रहेगा। ठीक है, और आपका म्यू चेंज होगा, यानी कि आपका जो ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस है वो क्या रहेगा, सेम। ठीक है, और चेंज क्या होगा आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आपका चेंज होगा। ओके, सो आई होप द लेक्चर इज इंफॉर्मेटिव। वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट here the central point will be dark band। तो इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे देखिए ज्योमेट्रिकल पाथ तो आपका जीरो है, ऑप्टिकल पाथ भी आपका जीरो है, बट क्योंकि ऊपर वाली जो लाइट्स हैं वो आपकी क्या हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट हैं। तो रिफ्लेक्टेड लाइट में एडिशनल फेज चेंज आ जाता है λ/2 का। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ज्योमेट्रिकल पाथ जीरो होते हुए भी डार्क बैंड बनता है। ठीक है, वैसे अगर पाथ डिफरेंस जीरो आ जाए, ठीक है, n लैम्डा आए तो वहाँ पे ब्राइट बैंड बनना चाहिए, बट स्टोक्स रूल भी इंसर्ट करना होता है रिफ्लेक्टेड लाइट में, तो इसलिए चेंज हो जाता है ये।
तो देखिए, आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा न्यूटन रिंग कैसे बनती हैं, ठीक है, और हमने किसको डिस्कस किया, रिफ्लेक्टेड लाइट्स को डिस्कस किया, ठीक है, R1 एंड R2 को। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा उसमें हम T1 एंड T2 को डिस्कस करेंगे, एंड दैट लेक्चर विल नॉट बी मोर देन 10 मिनट्स, ओके, क्योंकि सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, बस एक हमें उसके अंदर चेंज करना है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे लेक्चर थोड़े लेंथी होते हैं क्योंकि मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताता हूँ, ओके, थैंक यू।